जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। समझ है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप लोग फिल कर रही हैं लोग होंगे, समझ है ना। और हम लोग आज जानते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 2, समझ है ना, उसका हिंदी कंपोजिशन 50 नंबर का है ना। तो मैं पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोग इसी चैनल पे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हिंदी कंपोजिशन है 50 नंबर का, उसका जो हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग का व्यक्तिगत सुझाव आया कि नहीं, ये जो है ना, वीडियो की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, जो कि आप लोग को देखने में थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ, समझ रहे ना, समय की अभाव है, उसमें भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर भी अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है, समझ रहे ना। तो इस सिलसिले में मुझे पुनः उस क्लास को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं। सभी जो चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर है, ठीक है, उस सब का पहले से ही प्रश्न जो है पिछले कई वर्षों से पूछा गया, उस सब्जेक्ट वाइज, क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज अपलोड किया गया है, समझे। उसका एक प्लेलिस्ट है, उसी पे आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा पीपीयू का। उसका मैं प्रयास करूंगा जो आज बनाऊंगा उसमें इसका जो है कि लिंक पहले वाला का भी, चाहे इसी में एक में मर्ज में कर दूंगा, जिससे कि आप लोग को इधर उधर घूमने की आवश्यकता ना पड़े। बात समझ है ना। तो ये देखिएगा, 22-25 दिन का सेशन है। अभी तक लोग क्लियर तो हो गए होंगे लोग, समझ है ना। ऑल स्ट्रीम, किन्हीं का बीकॉम होगा तो किन्हीं का बीएससी होगा, किन्हीं का बीए होगा। मतलब कहने का मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, समझ है ना। तो देखिए अब हम लोग आते हैं मुख्य मतलब केंद्र बिंदु पर। अब बहुत ही जल्दी से इसको समझ लीजिए। देखिए कहानी ज़्यादा बड़का नहीं है, समझ रहे ना। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बनाने के चक्कर में, समझ रहे ना, इसकी थोड़ा सा लंबाई बढ़ गई है। मुझे भी लगा, मैं भी देखा हूँ, तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। तो जिससे कि पता चले कि कहाँ पे क्या है और नहीं है। तो ये जो है बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, समझ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जिनका जो बचपन का नाम धनपत राव श्रीवास्तव था, समझ रहे ना। ये भी इससे भी प्रश्न पूछा गया है। और इनका जो जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 ईस्वी लमही गांव, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में हुआ है। बात समझ है। तो यहाँ तक ले हम लोग को स्पष्ट क्लियर है। देखिए बड़े घर की बेटी, आपको शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस कहानी में जो लेखक हम लोग को परिचय देना चाह रहे हैं कि आखिर बड़े घर की बेटी कैसी होती है। और एक बड़े घर की बेटी की जो शादी होता है, एक मध्यम घर में ही समझिए कि उसकी शादी हो जा रही है। तो उस समय बड़े घर की बेटी और एक सामान्य घर में आकर अपना, क्या बोलते हैं, अपने आप को किस रूप से ढाल लेती है और किस तरह से घरेलू जिम्मेवारियों को समझती है और उसको अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से निर्वाहन करने का प्रयास करती है। तो इससे पहले कि हम लोग कहानी का मुख्य पात्र पर दर्शन डालें, समझ रहे हैं ना, जहाँ पर भी आप लोग को लगे कि नहीं भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आप लोग निसंदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि हम लोग यथासंभव सुधार कर ले और परीक्षा में अपना जो है कि जितना जितना हम लोग चाहते हैं प्रश्न पत्र को सोल्व करें और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयत्न करें, समझ रहे ना। देखिए तो पात्र में देखिए पहले जो है कि मेन जो है भूप सिंह, समझ है ना, भूप सिंह, भूप सिंह हो गए। इधर देखिएगा बेनी माधव सिंह, समझ रहे हैं ना। बेनी माधव सिंह के परिचय में हम लोग जान ले कि ये जो है श्रीकंठ, देखिए कहानी जो है श्रीकंठ और आनंदी पर ही इर्द गिर्द घूमती है। बात समझ लीजिए, श्रीकंठ
और लाल बिहारी। ये लाल बिहारी वही महाशय हैं जो चिड़िया मारकर लाए हुए थे और उनको दाल में घी ना मिला तो घर में कलह मचा दिए और घर छोड़ने को भी विवश हो गए। हालांकि विवश तो ये नहीं हुए थे, श्रीकंठ जी ही ने बोले हुए थे कि या तो वे रहेंगे या तो मैं रहूंगा। इस परिस्थिति में वे घर छोड़ने को विवश हो गए थे। अब देखिए भूप सिंह जो है, इनकी जो बेटी थी आनंदी, आनंदी 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 ये थी ना, हाँ आनंदी थी, भूप सिंह की बेटी थी। और जो ये आनंदी थी बहुत ही रूपवती, गुणवती, सुशील कह लीजिए, जितनी आप लोग प्रशंसा करना चाहते हैं कर दीजिए, समझ रहे ना। वे थी चौथे नंबर बेटी थी भूप सिंह जो। तो अब देखिए भूप सिंह जो थे कि बहुत ही बड़े जमींदार थे, समझ है ना, अपने क्षेत्र के इलाके के। लेकिन अपने बेटी की पहली जो शादी उदी किए थे तो इसके लिए वे कर्ज के मारे, कर्ज के बोझ से दबे जा रहे थे, समझ है ना। तो एक दिन श्रीकंठ जी मतलब आता है घूमते घूमते, पैसा के मतलब ये जो होता है तगादा उगादा जो कहते हैं लोग ना, वे मांगने के सिलसिला में। तो श्रीकंठ के प्रति जो है नंदी के पिता काफ़ी मोहित हो जाते हैं और इनसे आनंदी और श्रीकंठ का विवाह एक दूसरे से करने को फैसला कर लेते हैं, ठीक है। तो इस रूप से समझिए कि शादी हो गया, समाज शादी दोनों का हो गया, आनंदी और श्रीकंठ का शादी हो जाता है। बात स्पष्ट है, शादी हो गया तो भाई आनंदी जो है श्रीकंठ के घर आकर रहने लगी, ठीक है। अब रह गई बात, थोड़ा सा मैं श्रीकंठ और लाल बिहारी के बारे में थोड़ा सा चरित्र का चित्रण मैं प्रस्तुत कर दूं, ताकि आप लोग को ये परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे तो वहाँ पर आप लोग हल्का सा भी सुने रहिएगा तो वहाँ पर लिख सकते हैं, समझ है ना। तो देखिए श्रीकंठ जो है कि बहुत ही सभ्य, मतलब सभ्य व्यक्ति है। इसका एक अपना समाज में एक अपना एक प्रतिष्ठा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, और सभी से मिलना उलना रहता था। रामलीला के जनक भी जाना जाता था अपने गांव का, समझ है ना। वही लाल बिहारी जो है कि इससे बिल्कुल विपरीत था, विपरीत स्वभाव का था। लेकिन ये भी दूध दूध का पीता था, पूरा जमकर, और पहलवानी पर विश्वास रखता था, समझ है ना। तो ये दोनों का ये क्या बोलते स्वभाव था। बात स्पष्ट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी का मुख्य पात्र को समझे। आनंदी का शादी भी हो गया, आनंदी अपने ससुराल आ जाती है। अब देखिए आनंदी को जो अपने मायके में जिस तरह की आदत था, मतलब पूरा ऐशो आराम का, बहुत बड़ी, जब समझ रहे ना बड़े घर की अपना, बड़े घर किसको आप लोग कहते हैं समाज के दृष्टिकोण से होता है। अब किसी समाज में देखिएगा सब लोग सरकारी जॉब वाला है तो वहाँ पर थोड़ा सा सरकारी जॉब से ऊपर होंगे तो उनको आप लोग कहिएगा कि बड़े घर के हैं, बड़े घराना है, या जिनका वर्चस्व हो समाज में, जिनका लोग उनसे मतलब आदर से पेश आते हैं समाज में, तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन इसमें समझाया गया कि एक बड़े घर की बेटी, तो उसको बहुत जो ऐश्वर्याराम की मायके में आदत थी, लेकिन वे जब अपने ससुराल में आती है तो इस तरह से व्यवहार करती है, इस तरह स्वभाव में से कि लगता है कि वे कभी ऐशो आराम की जिंदगी कभी देखा ही ना हो या इससे परिचित ना हो। बात समझ है ना। तो इसका ये आनंदी का जो शादी है श्रीकंठ से हो जाता है तो भाई आना ही है। बात समझ है ना। अब देखिए, अब जैसे आजकल की जो लड़कियां करती है कि भाई मान लीजिए आप ये देखिए थोड़ा समझिएगा आप लोग, मैं जो ये कहानी का जो मतलब क्या बोलते हैं सारांश के आधार पर मैं कह रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे। देखिए तो आनंदी जो है कि बड़े घर की बेटी थी, लेकिन ये इनका जो शादी हो जाता है एक मध्यम में, समझ है ना। ये भी लोग मतलब हैं लोग, समझ है ना, लेकिन मध्यमी घर का ये। श्रीकांत भी अपना जॉब करता है, ऐसा बात नहीं है कि भाई बेरोजगार है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाता है। लेकिन आज के समय में इसका जो शादी, जो एक बड़े घर की बेटी की शादी किसी मतलब सामान्य घर में किया जाए तो उस लड़की को भी थोड़ा सा उस माहौल में अपने आप को ढालने में वक्त लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है परेशानी भी होगा, और या तो इस चीज़ को ये स्वीकार ही ना करे कि नहीं, समझे ना। आजकल तो भाई अपना लाइफ अपना चॉइस बात वाली बात है, तो इस पर इस संदर्भ में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब बात, अब आगे शादी हो गया है, आप ये लोग रह रहे हैं, इतना मैं बोल रहा हूँ बार बार शादी हो गया है, शादी हो गया है, तो आप लोग इसको अपने आप जोड़ लीजिएगा कि भाई किससे शादी हुआ है और कहाँ रह रही है नंदी। वर्तमान में श्रीकंठ के घर आ जा रही है। बात समझ है ना, समझ है ना। बेनी माधव के घर पर कितने लोग ही रह रहे हैं, 3 लोग ही रह रहे हैं अभी, समझ है ना। बाकी का उतना जिक्र नहीं किया गया है। तो लाल बिहारी जो है, लाल बिहारी आनंदी से बोलता है, आनंदी
तो बोलता है कि भाभी मैं जा रहा हूँ, चिड़िया उड़ा मार कर ला रहा है। आप बोल देता है कि हाँ मैं चिड़िया मार कर लाया हूँ बनाने के लिए। तब तक आनंदी अपना घर का जो दिनचर्या प्रतिदिन के अनुसार जो खाना बनता है वो बना उना कर अपना बैठी हुई थी या बना रही थी, बात समझे ना। तो उसी संदर्भ में उसी दरमियान जो होते हैं कि ये आते हैं वहाँ से लाल बिहारी। तो ये बोलते हैं कि भाभी जो है कि इसको बनाने के लिए, तो ये अपना बनाने लगती है। उसको तो एक तो भाई बनाने उन्होंने भी नहीं आता था, फिर भी अपना प्रयास कर रही है, बना रही है, बनाने लगी। तो उसके बाद बन उन जाता है। तब तक लाल बिहारी आते हैं और पूछते हैं कि खाना बन गया, तो हाँ भाई बन गया है। तो अब तक परोस कर दे देती है लाल बिहारी को खाने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा उस दिन दाल भी बना है। दाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा जो झगड़ा का जड़ है, समझ रहे ना, जो विवाद का मूल जड़ है वे दाल ही है। दाल में घी ना होता ना इस तरह का कलह उत्पन्न होता, बात समझ रहे ना। तो दाल जो है अपना भाई चिड़िया वाला जो है। अब देखिए आनंदी के घर पर, समझ है ना, आनंदी ससुराल में मैं बात कर रहा है, आनंदी के मायके में नहीं। तो आनंदी का जो है कि ससुराल में पाव भर घी रहता है। पाव भर घी, घी हम लोग देहाती भाषा बोल देते हैं घी, समझे, घी है पाव भर घी है। जो हम लोग 250 कहते हैं ना, उसी को पाव भर। तो उसी को चिड़िया बनाने में सब घी का प्रयोग कर देती है, तो बचता कुछ नहीं है। तब तो भाई खाना बैठ गया लाल बिहारी, सब चीज़ मिल गया। तो अब ये दाल में घी नहीं था तो पूछ लिया, पूछ बैठा भाभी से कि घी नहीं है, घी कहाँ से। तो बोले कि उतना तो था। मतलब समझ लीजिए कि मध्यम घर में मतलब एक किफ़ायती क्या होता है, बचत क्या होता है, मध्यम वर्ग के लोग से ही पूछिएगा। छोटे थोड़ा थोड़ा चीज़ को भी मतलब उसको बचा के प्रयोग करते हैं, कैसे है नहीं है। अभी के मतलब समझ रहे ना, अभी जो खाना बनेगा तो फिर शाम को क्या बनेगा, उन लोग का अलग एक प्लानिंग रहता है, बात समझ रहे ना। तो उस चल रहा है। आनंदी तो भाई अपना जो मायके में था भाई, वहाँ पर तो कोई चीज़ का कोई कमी नहीं था। तो इसका भी उतना भी अंदाज़ा नहीं कि बचत क्या होता है, वे अपने अनुसार बना दी, समझ है ना। तो बना दी, नहीं था। थोड़ा सा आप लोग को वीडियो लग रहा है कि फिर बड़ा हो रहा है, समझ है ना। मैं लेकिन क्या कीजिएगा, इतना जो है तो थोड़ा सा और मतलब इसको मैं समेटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, समझ है ना। बहुत ही मतलब ये रोचक कहानी है, समझ है ना, पारिवारिक कहानी है, समझ रहे हैं। तो खैर छोड़िए, इसको इतना जल्दी समेट रहे हैं, ज़्यादा नहीं हम लोग आप लोग को बताएंगे। लेकिन जो मूल सारांश है उस पर मैं आऊँगा अवश्य। तो वो आता है क्या बोलते हैं, खाने बैठ जाता है, दाल में घी न पाकर कर पूछने लगता है आनंदी से कि भाभी घी नहीं है। तो आनंदी बोल देती है कि भाई ऐसा नहीं, दाल जो घी था वे चिड़िया में सब लग गया और इसलिए नहीं बचा। तो ये कहता है कि भाई क्या है कि सब डाल दिए तो इतनी तो था। तो मायके तो ये सब बोलती है कि भाई इसी दरमियान क्या होता है कि आनंदी को अपमानित भी किया जाता है। तो इसी तरह बोल बैठता है क्या लाल बिहारी की मायके में, तो जैसे लग रहा है कि घी नदी बहती है, समझ है ना। तो महिलाएं जो है सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। आप उसके मायके की तारीफ कीजिए या ना कीजिए वो भी सहन करेगी। लेकिन उसकी मायके की आप निंदा कीजिएगा तो वे सहन नहीं कर बैठती है। उसी पर वे दोनों आपस में, आनंदी और लाल बिहारी आपस में लड़ बैठते हैं। और बात इतनी सी आ जाती है कि श्रीकंठ जो लाल बिहारी जो है खड़ा उठा लेता है और मारता है। तो उस दौरान सर पर लग जाता है नंदी का और ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो वही बात है। तो उसके बाद सब अपना अपना अलग हो जाते हैं। आनंदी भी अपने कक्ष में चल गई। या उस समय देखिए, उस समय बात बता दूं, जब ये सब घटना घटित हुआ उस समय श्रीकांत जी अपने ड्यूटी पर थे, अपने समझ ना अपने जॉब पर थे, गए हुए थे बाहर नौकरी पे। वे जाते थे और आते थे, कभी शनिवार को आते थे। तो ये आज गए, उनकी आने की राह देख रही है आनंदी। तब उसके बाद आते हैं श्रीकंठ। तो इधर उधर अपना बैठते हैं, जो अब समझ लीजिए कि अब जो इधर उधर तो भाई घर में शांति माहौल देख कर भी श्रीकंठ भी देखे भाई क्या है। उससे पहले क्या हुआ कि लाल बिहारी हूँ अपने भाई को बता दिए कि भैया पता घर में समझा दीजिएगा। घर में किसको समझाना ना, दीवार को थोड़ी समझाना है, अपने वाइफ को समझा दीजिएगा। तो किसको भाई, तो आनंदी को समझाने के लिए बोले कि बार बार औरतों को बढ़ चढ़ कर मुँह लड़ना कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है। तो ये समझा देने के लिए कहता है। इसी बात से हम जाकर जो है श्रीकंठ अपने वाइफ से पूछता है, इनसे आनंदी से।
तो वे आनंदी बताती है कि जो कहानी हुआ था, जो घटना घटित हुआ था वो बता दी। लेकिन बताना एक अलग बात हो गया, किसी को आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, बात अलग है, लेकिन उसमें आप मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं कहने के दरमियान, तो उसका एक प्रभाव अलग जम जाता है, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार वो रो कर जो कर रही रोने लगी, समझ रहे ना, सोने पर सुहागा हो गया भाई, समझ रहे ना। वे जलती हुई आग में घी डालने का जैसा काम हो गया। तो ये रोने लगी, तो भाई तो बात को इफेक्टिव बनाने के लिए तो हो गई, तो भाई ये भी हो गया। तो आनंदी क्या बोलते हैं, ये सब बात हो गया। उसके बाद श्रीकंठ आते हैं, अपने पिता से पूछते हैं कैसे सब बात हुआ। तो श्रीकंठ भी कहते हैं कि हाँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना निर्वाहन कर लूँगा, मैं अपना जीवन निर्वाहन कर लूँगा। मैं इस घर में अब मैं रहना नहीं चाह रहा हूँ, जिस घर में महिलाओं के साथ अन्याय हो, हाथापाई हो, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और श्रीकंठ का जो एक अलग गांव में एक अलग रुतबा था, पहचान था, टूटते हुए कई सारे घर को बचाने वाले, बनाने वाले, समझ है ना, ये श्रीकंठ का बहुत योगदान उसमें रहता था। तो इस वजह से भी इनके साथ कुछ महिलाएं, कुछ घर के लोग इनसे बहुत ही मतलब प्रभावित होते थे, या कुछ लोग इनका विरोधी भी थे, समझ है ना। तो इस वजह से उनको भी अच्छा नहीं लगा भाई श्रीकंठ जी को, समझ, तो बोल देते हैं। तब तक पीछे से जो ये वार्तालाप हो रहा है श्रीकंठ और उनके पिता, क्या बोलते हैं, उनके पिताजी कौन थे जी, बेनी माधव सिंह में, तो बातचीत तो हो रहा है। तो वही जो है चौखट से सुन रहा था। कौन सुन रहा था, लाल बिहारी। तब तक लाल बिहारी वहां से जाता है, अपना बैग जो सामान था वो पैक करता है और जाने की तैयारी करने लगता है। उसके बाद आनंदी के जो कक्ष में श्रीकांत जी जाते हैं अपना, तब तक आनंदी के पहले, श्रीकांत के जाने से पहले वहाँ पर लाल बिहारी और आनंदी अपने में अपने बात कर रहे थे कि मैं जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे बात है। तो फिर आनंदी क्या बोले कि ये श्रीकांत को बोले कि आप बोल दीजिए कि लाला जा रहे हैं। तो लाला जा रहे हैं, तो श्रीकांत इस बात को इग्नोर किया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय क्या बोलते हैं, आनंदी आनंदी क्या बोलती है, अपना सौगंध देकर कहती है रुकने के लिए। तो लाल बिहारी रुक जाता है और श्रीकांत गले लगा लेते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, समझ है ना। तो ये सब देखकर बेनी माधव सिंह कह उठते हैं कि हम मतलब धन्यवाद भी देते हैं, और कहते हैं कि यही होती है बड़े घर की बेटी, टूटते हुए घर को भी बचा लेती है। बात समझ है ना। तो यही कहानी है। कहानी यह कहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा आपको इसमें लेखक का परिचय दे देना है, एक कहानी का पात्र है इसको दे देना है, और मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचना है उनमें से 4-5 कुछ रचना का नाम जिक्र दे देना है, समझ है ना। तो इसमें क्या है सर, पहले जो देखिएगा, एक तो बड़े घर की बेटी हो गया, ईदगाह हो गया, सदगति हो गया, जो कि पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद दो बैलों की कथा हो गया, समझ है ना। एक यही पढ़ना है, एक और क्या बोलते हैं, ईदगाह, जो कि पार्ट 3rd 2nd ईयर में ही पढ़ना है, समझ है ना। इसके बाद इसका ही कंटेंट बनेगा, तो समझ है ना। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ है। तो इससे संबंधित तो यही आपको लिख देना है कि कैसे है मुंशी प्रेमचंद किस तरह की, मतलब बड़े घर की बेटी से क्या हम लोग को सीख देने के चाह रहे हैं, या मुंशी प्रेमचंद की रचना जो मुंशी प्रेमचंद की रचना बड़े घर की बेटी कहानी से क्या संदेश समाज को जाता है या दिया गया है। तो यही सब आप लिख दीजिएगा कि किस तरह की बड़े घर की बेटी में कैसे हुआ। एक महिला ही है जो कि मतलब एक छोटा सा बात पर आप घर छोड़ने को विवश हो गए थे, लेकिन एक महिला का जो आनंदी का सूझबूझ था कि जो कि टूटते हुए घर को जोड़ लेती है और एक घर में सबको रहने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए और अपने से लिख लीजिएगा। आपके पास इतना की टैलेंट है, क्षमता है, आपने क्षमता को पहचानिए, लेकिन लिखने का प्रयत्न कीजिए, समझ है ना। गलत हो 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार गलत होगा उतने बार समझिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एग्जामिनेशन आते आते बहुत ही आप लोग सुंदर तरीका से लिखने लगिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।